हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। आप चैप्टर का नाम तो पीछे देख ही रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या? पढ़िए दोबारा से, क्या नाम है? बायोमोलिक्यूल्स। हाँ, तो आप सभी जानते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें डाउट्स रहते हैं बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में। तो एक बार आप इस सेशन को लगाइए। 2 पार्ट में वीडियो होगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिसमें हम कंप्लीट बायोमोलिक्यूल याद कराएंगे। और याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ न्यूमोनिक्स आपको करवाए जाएंगे जो नीट जैसे एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। वो आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप लगाएंगे उस न्यूमोनिक्स के साथ, तो कैसे हम इस पे गेम खेलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्या? बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम मेनली डील किसके साथ करने वाले हैं? बायो टर्म यहाँ पे क्या किस लिए यूज किया गया है? लिविंग के लिए। जैसे कि हम और आप सब क्या है? लिविंग्स हैं। और मोलिक्यूल मींस मेरे अंदर मिलने वाले जितने भी मोलिक्यूल्स हैं वो किसके कैटेगरी के अंदर आएंगे? बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे। सॉरी। जब हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट की, सोचो जब हम पुराने जमाने में बात करते थे, अगर आप आयुर्वेद को पढ़ा हो तो वहां पर यही बताया गया ना कि हम पंच तत्व से मिलकर बने हैं, कि हमारे अंदर पंच तत्व है और हम उसी पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे जब मरेंगे। मींस क्या अर्थ के अंदर कार्बन है? यस सर। क्या हमारे अंदर कार्बन है? यस सर। क्या अर्थ के अंदर ऑक्सीजन है? यस सर। क्या हमारे अंदर ऑक्सीजन है? यस सर। वो कह रहे हैं कि जो अर्थ क्रस्ट में आपको देखने को मिलता है वही सभी कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। वही सभी कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में भी देखने को मिलते हैं। तो किस कंपोनेंट और क्या मिलते हैं? तो आइए बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आओ। तो ऑल केमिकल्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू में जितने भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। क्योंकि बायो मींस लिविंग, मोलिक्यूल्स मोलिक्यूल्स है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मोलिक्यूल्स जो कहां मिलते हैं? लिविंग बॉडी में। तो वही बोला इन्होंने कि ऑल केमिकल्स प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। व्हेन वी एनालाइज लिविंग टिश्यू, अब कह रहे हैं कि हमने क्या करा, एक लिविंग टिश्यू लिया, जैसे मेरी बॉडी से एक टिश्यू एक्सट्रैक्ट करा और उसकी स्टडी करने लगे कि मैं किस चीज का बना हूं, मेरी बॉडी में कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं, तो उसका स्टडी करने लगे। देखिए व्हेन वी एनालाइज लिविंग टिश्यू तो हमें क्या पता चला कि ये सिमिलर है किसके? अर्थ क्रस्ट के। मतलब जो आपके अर्थ क्रस्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं सिमिलर कहां मिलते हैं? हमारी बॉडी में। सिमिलर कहां मिलेंगे? हमारी बॉडी में। तो एनसीईआरटी ने ये डाटा बना के दिया। देखिए डाटा देखिए क्या है। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, ये सभी कंपोनेंट आपकी बॉडी में भी मिलते हैं और अर्थ क्रस्ट में भी मिलते हैं। अब देखिए अगर आप बात करें इनकी, किसकी? कौन एस, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, ये अर्थ क्रस्ट से ज्यादा हमारी बॉडी में मिलते हैं। देखो यहां पे क्या क्या आइटम है। यहां पे सर ये इतने सारे आपके कंपाउंड्स हैं, तो कुछ ज्यादा मिलते हैं हमारी बॉडी में, कुछ कम मिलते हैं विद कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट। वो कह रहे हैं मैम कि अर्थ क्रस्ट है चाहे हमारी बॉडी है, दोनों में मॉलिक्यूल्स सेम है, लेकिन कह रहे हैं इनकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। इनकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है कि कुछ ज्यादा मिल जाएगा मेरी बॉडी में, कुछ कम मिलेगा। तो मेरी बॉडी में ज्यादा कौन मिलेगा और कम कौन मिलेगा, तो किस तरीके से याद किया जाएगा इसे? कौन एस। क्या लिखा? कौन एस। कौन एस ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट से ज्यादा है। कौन एस ह्यूमन बॉडी में अर्थ क्रस्ट से ज्यादा है। जैसे देख लीजिए ये 0.14 है, दैट इज 0.5, 0.03 दैट इज 18.5। कार्बन देख रहे हो अर्थ क्रस्ट में 0.03% है, लेकिन हमारे अंदर 18.5% है। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में देखेंगे तो 46.6 है, लेकिन हमारे अंदर 65% है। तो हमारे अंदर ज्यादा है, वहां पर कम है परसेंटेज वाइज। देखिए
both earth crust and living body contain same compound but amount is different। यही बात कर रहे थे। ओके, इन ह्यूमन बॉडी कौन एस क्या लिखा हुआ है, आर हायर देन अर्थ क्रस्ट, आर हायर देन, पढ़िए, इन ह्यूमन ऑक्सीजन एज प्रेजेंट एट हायर लेवल। नीट 2021 में क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन कहां पर ज्यादा मिलती है, अर्थ क्रस्ट में या फिर ह्यूमन बॉडी में। कहां ज्यादा मिलेगी, ह्यूमन बॉडी में। सिंपल। अब ये ट्रिक है, याद रखना पड़ेगा। कैसे, कौन एस से याद रखें। डन, चले आगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू। क्या करेंगे, एनालिसिस करने वाले किसका, लिविंग टिश्यू का। तो ये दो टाइप से हो सकता है। पहला है केमिकल एनालिसिस, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस एंड केमिकल एनालिसिस हम करने के वाले हैं लिविंग टिश्यू एनालिसिस। लिविंग टिश्यू एनालिसिस के कितने मेथड है करने के, दो। फर्स्ट वन इज केमिकल एनालिसिस एंड द सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस। तो आइए, तो इसको करते कैसे हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल सर आप, मुझे इनकी बॉडी में एनालिसिस करना है, तो मैं क्या करूंगा कि आपकी बॉडी से एक टिश्यू रिमूव किया। क्या किया, एक टिश्यू रिमूव किया। उस टिश्यू को क्या करूंगा, सबसे पहले ग्राइंड, ब्लेंडर में डाल के, जिससे शेक बनाते हो, उसमें डाला, ऑन कर दिया, तो वो भाई साहब कट जाएगा सारा और पूरा एक लिक्विड बन जाएगा, गाढ़ा सा स्लरी बन जाएगी। और जब इसको डालते हैं, जैसे टिश्यू को ग्राइंड किया, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप पुदीना है या धनिया है, इनको ग्राइंड करते हो जब मिक्सी में डाल के, तो इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ता है, तभी ग्राइंड होते हैं, नहीं अदरवाइज ग्राइंड। तो जब टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो इतनी जल्दी ग्राइंड नहीं होता, तो इसके लिए इसमें भी कुछ डालना पड़ता है। वो क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड। क्या है नाम, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड। क्या नाम है, दोबारा बोलिए, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड। तो टिश्यू को ग्राइंड किया तो एक स्लरी बन गई ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डालने के बाद, तो उसे फिल्टर किया। क्या किया, जैसे आप पनीर बनाते हैं, है ना, पनीर बनता है तो उसमें पानी भी होता है, पनीर मिक्स होता है, अलग अलग होता है। फिर आप उसे क्या करते हैं, क्लॉथ में डाल के फिल्टर कर लेते हो, और फिर उसको इकट्ठा वो जमता है, फिर वो एक साथ आ जाता है, नहीं तो अलग अलग होता है पनीर। तो वही काम करेंगे, देखो कैसे। तो सबसे पहले क्या किया, टिश्यू को विद इन ट्राइक्लोरो एसिटिक तो पास थ्रू क्लॉथ, उसको क्लॉथ से पास किया। तो अब क्या होगा, कुछ तो फिल्टर होकर पानी नीचे गिर जाएगा, और जो वो उसका हैवी पार्ट होगा वो ऊपर रह जाएगा, यही होगा। आए तो पास थ्रू द क्लॉथ, तो कुछ आया मेरे पास फिल्ट्रेट। क्या आया मेरे पास, फिल्ट्रेट। और कुछ आया रिटेंटेट। एक आया फिल्ट्रेट, एक आया रिटेंटेट। रिटेंटेड कौन सा होता है, जो ऊपर रह गया, और फिल्ट्रेट कौन सा होता है, जो नीचे चला गया। क्योंकि वो ऊपर हमने एसिड डाला था, वो एसिड को लेके साथ, एसिड उनको लेके नीचे चला गया, तो मैं कहूंगा ना कि वो एसिड में क्या है, सोल्यूबल है। क्या है, सोल्यूबल है। जैसे सुनो, मैंने यहां पे नमक रखा, ठीक है, नमक रखा, चीनी रखी, और ऊपर से पानी डाल दिया क्लॉथ में, तो क्या चीज नीचे चली जाएगी, नमक पानी के साथ। चीनी घुल के नहीं जाएगी इतनी जल्दी, लेकिन नमक चला जाएगा। मैं बोलूंगा ना कि जो सोल्ट है वो वाटर सोल्यूबल है, ज्यादा सोल्यूबल है कंपेयर टू, तो यही बात है। तो जो फिल्ट्रेट है उसे क्या बोला जाएगा, एसिड सोल्यूबल पूल, और जो रिटेंटेड है उसे क्या बोला जाएगा, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्लियर। अब सुनो, अगर एसिड सोल्यूबल पूल वो फिल्टर में से पास कर गए, वो मॉलिक्यूल फिल्टर में से, जैसे सोल्ट था और शुगर थी, तो अब कौन पास कर जाएगा, पानी डालूंगा ऊपर से, सोल्ट, क्योंकि सोल्ट के मॉलिक्यूल छोटे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल्स साइज में बड़े हैं, तो साइज का डिफरेंस है ना। तो इसीलिए देखिए, फिल्ट्रेट एसिड सोल्यूबल पूल कहलाएगा, और कहलाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहलाएंगे, माइक्रो। लेकिन ये टर्म अभी एक बार ये रखिए, बाद में हम देखेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स को किस तरह से अरेंज करेंगे। तो क्या टर्म आएगी मेरे लिए, माइक्रो मॉलिक्यूल्स।
इसे क्या बोलूंगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स। बड़े हैं ये, छोटे हैं। अच्छा, 1000 ऑफ केमिकल्स देखने को मिले उस फिल्ट्रेट में जो नीचे चला गया। सेम कंपोजिशन एज साइटोप्लाज्म। वो कह रहा है कि आपका जो सेल था, सेल में जो साइटोप्लाज्म में कंपोजिशन थी, वही सेम कंपोजिशन मुझे कहां देखने को मिली, एसिड सोल्यूबल पूल में। कहां पे, एसिड सोल्यूबल पूल में। कैसे सर, समझ नहीं आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। वो कह रहा है सर, सेल जानते हो ना, सेल के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाया जाता है, साइटोप्लाज्म। क्या नाम आएगा, अब साइटोप्लाज्म में मान लो जो जो कंपोजिशन है, मतलब नाइट्रोजन इतना, कार्बन इतना है, क्योंकि जब इसे तोड़ोगे तो ये तो सारा चला गया इधर। यार आपने एक बॉक्स लिया है ना, उसके अंदर 10 बनाना थे, आपने बॉक्स तोड़ दिया, तो बाहर बनाना बाहर आ जाएंगे, कितने आएंगे, तो सेम कंपोजिशन नहीं होगी। तो अगर साइटोप्लाज्म को तोड़ा तो सेम कंपोजिशन एज साइटोप्लाज्म। इधर आइए, एसिड इनसोल्यूबल, सर ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, वेट इनका 8000 डाल्टन से ज्यादा होगा। इनका वेट 8000 डाल्टन से, क्योंकि बड़े हैं। तो इनमें कौन कौन आता है सुनो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स। अब कई बच्चों को ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सर, ये लिपिड्स क्या होते हैं, इसीलिए हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं। अब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको आप डाइजेशन कर रहे थे। अब जो 10th से ऑनगोइंग 11th में आए, उन्हें ये कंफ्यूजन रहता है कि सर ये कार्बोहाइड्रेट है क्या। हम जो घर पे चीनी खा रहे हैं, दैट इज सुक्रोज, उसको भी कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं, ग्लूकोज उसको भी कार्बोहाइड्रेट बोल देते हैं। ये लिपिड्स क्या है, तो इस बारे में डिटेल आप देखेंगे यहां पर इसी चैप्टर में कि किस तरह से हम कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, फैट्स, इनको सबको क्लासेस को अलग अलग करेंगे। इधर कौन कौन आया देखो, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। ये क्या होते हैं, एक बारी के लिए अभी के लिए आप नाम ही पढ़ेंगे, क्या होते हैं वो आगे धीरे धीरे पता चलेगा। अब सुनिए, यहां आते हैं, इसको देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी तक का। नोट हियर लिपिड इज नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस। देखो पॉलीमर क्या होते हैं, पहले तो हम टर्म याद करते हैं, क्या, पॉलीमर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमर। देखिए जब आप मर टर्म यूज करते हो, जैसे कि देखो मान लो ये एक ब्रिक, ठीक है, तो मैंने इसके साथ एक और जोड़ दी, तो टोटल ब्रिक्स कितनी हो गई, 2। तो मैं इसे बोलूंगा क्या बन गया ये मेरे लिए, डाइमर। क्या बन गया, डाइमर बन गया, क्योंकि एक चेन में कितने मॉलिक्यूल आ गए, 2। 3 जोड़ दो तो क्या बन गया, ट्राइमर। 5 जोड़े तो पेंटामर, 5 जोड़े तो 6 जोड़े तो हेक्सामर, 9 जोड़े तो नैनोमर, बहुत सारे जोड़ दिए तो पॉलीमर। पॉली मीन्स बहुत सारे हैं, तो मतलब पॉलीमर मतलब उनका साइज बहुत बड़ा है, उनका साइज बहुत, तो वो फिल्ट्रेट में पास हो जाएंगे या रिटेंटेड में रहेंगे, सर रिटेंटेड में रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि साइज बड़ा है, साइज। आइए, वो कह रहा है कि जो लिपिड है, जो क्या है, लिपिड इज अ नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, इज अ, अगर नॉन पॉलीमेरिक है तो साइज तो पास हो जाना चाहिए था, कहां आना चाहिए था, फिल्ट्रेट में, लेकिन कहां मिलता है, रिटेंटेंट में। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि रिटेंटेंट में मिलने वाले जितने भी सब्सटेंस है कि वो सब पॉलीमर है, नहीं सर, एक का कंफ्यूजन रहता है, किसका, लिपिड का। लिपिड इज अ नॉन पॉलीमेरिक, लेकिन ये फिर भी रिटेंटेंट में मिलता है, छोटा सा है फिर भी रिटेंटेंट में मिलता है, ऐसा क्यों, आइए देखते हैं, पढ़िए। Here lipid is present in acid insoluble pool, soluble में नहीं, acid insoluble pool। क्यों ऐसा, क्योंकि फैट एग्रीगेट कर जाते हैं। क्या होता है फैट, मतलब ये सिंगल सिंगल होते हैं, पहले तो पॉलीमर है, मतलब छोटे हैं, मोनोमर है, लेकिन जब इनको हम उसमें घुमाते हैं ना,
ग्राइंड करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर उलझ जाते हैं, तो बड़ा मॉलिक्यूल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा यार, वो एक रील आती है धागे वाली, या ऊन ले लो, ऊन का गोला, उसका खोल के ऐसे ऐसे कर दो, क्या होगा, उलझ जाएगा। तो ये उलझ जाते हैं आपस में, एग्रीगेट कर जाते हैं, एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि ये बहुत बड़े बन चुके हैं, ऊपर रह गए, लेकिन असल में ये बड़े नहीं है, असल में ये बड़े नहीं है। तो अच्छा क्वेश्चन कि एसिड सोल्यूबल पूल में, एसिड क्या आपको सभी नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस मिलेंगे? यस सर, नॉन पॉलीमेरिक मिलेंगे, छोटे छोटे मिलेंगे। क्या एसिड इनसोल्यूबल पूल में रिटेंटेड जो ऊपर बचा, क्या उसमें आपको सभी के सभी पॉलीमेरिक सब्सटेंस मिलेंगे? नहीं, एक रह जाता है, कौन? लिपिड। लिपिड इज अ नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस, क्या बोल रहा हूं, लिपिड इज अ नॉन पॉलीमेरिक सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्योंकि अगर नॉन पॉलीमेरिक है तो कहां मिलना चाहिए था, एसिड सोल्यूबल पूल में, लेकिन मिलता कहां है, एसिड सोल्यूबल पूल में। कहानी क्लियर? क्या यहां तक क्लियर हुई? जल्दी बताएं, क्लियर हुई? अब जैसे इसका, क्योंकि ये बड़े हैं तो वेट इज ग्रेटर देन 8000 डेल्टन, और इसका जो वेट है वो लेस देन 8000 डेल्टन। ये मोनोमोरिक होते हैं, मोनोमिक एक एक, और नॉट पॉलीमेरिक। तो सारी गेम इनमें जब हम डिफरेंस करते हैं तो सारी के सारी गेम कहां सेट हो जाती है, लिपिड में। तो लिपिड की बात करें, हम कर क्या रहे हैं सर, बायोमोलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, इसमें हमने टिश्यू लिया, ग्राइंड किया इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, कहां पे, में ग्राइंड किया, फिर उसको हमने एक क्लॉथ से पास किया, पास थ्रू द क्लॉथ, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेड। फिल्ट्रेट को क्या बोला गया, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल। रिटेंटेड को, यहां पे आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो बड़े बड़े पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यहां पर एक जूठा भी है बीच में, कौन, लिपिड। वो है कैसा, मोनोमर, छोटे छोटे हैं, लेकिन बिहेव लाइक पॉलीमर। बिहेव ऐसे करता है कि मैं जुड़ गया, देखो बड़ा हो गया ना। तो भाई एसिड इनसोल्यूबल पूल और एसिड, एक लाइन ऊपर और लिखी हुई, अगर आप इसका मतलब जानते हो तो बता पाएगा कोई? ऑर्गेनेलीज मेनली प्रेजेंट इन एसिड इनसोल्यूबल पूल। ऑर्गेनेलीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनेलीज सर? माइटोकॉन्ड्रिया है ना, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी चीजें सेल के अंदर मिल रही थी आपको, वो सभी की सभी क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनेलीज। क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनेलीज। अब इन ऑर्गेनेलीज ये सारी की सारी कहां मिलेगी, एसिड इनसोल्यूबल, मतलब कहां मिलने वाली है, रिटेंटेट में। कहां मिलेंगी, रिटेंटेट में, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ऊपर ही रह जाती है, नीचे नहीं निकलती। क्या बोलते, याद रखना। अब ये एसिड इनसोल्यूबल और ये एसिड सोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल कौन होगा, फिल्टर, जो नीचे आ गया। इनसोल्यूबल जो ऊपर है, रिटेंटेड, वही चीज लिखी हुई है। तो आइए, अब क्या है, टू ज्वाइन पॉलीमर, टू ज्वाइन पॉलीमर वी नीड कंडेंसेशन रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं, यहां समझते हैं। जब भी आपको पॉलीमर बनाना है कि कोई चीज आपस में जुड़ेगी कैसे, जैसे हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ते कैसे हैं। आप याद करो, जब आप कार्बन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको भी बताया था कि यहां पर H+ और OH नेगेटिव जन्मों जन्मों के आशिक है, लैला मजनू है। जहां भी H और OH दिख जाएगा आपस में मिलेंगे, H2O बना के बाहर। ठीक है, अब सुनिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CCCOOH, डन। तो इधर भी एक इसी का रिवर्स ले लेते हैं, HOOCCC। देखिए ध्यान से, तो क्या हुआ, इधर कौन मिला, इसका क्या निकलेगा, OH, इसका क्या निकला, H, और क्या बाहर निकाल दिया इन्होंने पकड़ के, H2O। क्या बाहर निकाल दिया पकड़ के, H2O।
अब देखो ये आपस में जुड़ जाएंगे कैसे, सी 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 डबल बॉन्ड ओ ओ ओ सी सी सी, ये आपस में जुड़ जाते हैं पानी को बाहर निकाल के, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोला जाएगा, कंडेंसेशन। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मेनली आपस में किस रिएक्शन से जुड़ते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब पानी को उठा के बाहर फेंकते हैं और आपस में एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट कर लिया जाएगा। अच्छा, पानी बाहर तो बॉन्ड बन गया, अगर आपको इन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है तो कैसे करोगे, पानी जोड़ दो। पानी आना एक बारी पढ़ो इसको, क्या लिखा, टू ज्वाइन पॉलीमर वी नीड कंडेंसेशन रिएक्शन। जैसे मैंने करा, ये आपस में जुड़ गए और H2O बाहर। टू ब्रेक दिस बॉन्ड वी ऐड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो उसकी वजह से ये टूट जाएगा और टर्म आएगी मेरे पास हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मींस वाटर, लाइसिस मींस टूटना, मतलब पानी देके बॉन्ड को तोड़ देना। और ये देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एंजाइम्स आर हाइड्रोलाइटिक इन, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते थे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ के सिंपलर वन में करते थे। तो तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है, पानी। तो इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं तो पानी की प्यास लगती है आपको थोड़ी देर बाद, या जब आप नॉन वेज ले लेते हैं जो थोड़ा हैवी फूड होता है, आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे तो बोलते हैं ना कि ये गर्म है, क्यों गर्म है, पानी पीते रहोगे, क्योंकि अब उसको डाइजेस्ट करना है तो बार बार क्या जोड़ना पड़ेगा वहां पे, पानी, तभी वो मॉलिक्यूल डाइजेस्ट होंगे, अदरवाइज डाइजेस्ट नहीं होंगे। समझ आए कहानी, क्या आपको पानी की कहानी समझ में आई कि what is hydrolytic enzymes? All digestive enzymes are hydrolytic. All digestive enzymes are hydrolytic in nature. आगे बढ़िए, अब हम आए एवरेज कॉम्पोजिशन कि हमारी बॉडी की एवरेज कॉम्पोजिशन क्या है। तो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में देखिए क्या मिल रहा है, वाटर। सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में मिलता है वाटर। वाटर के बाद प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आयरन। ये याद होने चाहिए सबसे पहले, जल्दी से अभी अभी याद करेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलता है, वाटर। वाटर के बाद प्रोटीन्स, वाटर, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आयंस। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, आयंस। क्लियर, ये हुआ इसका केमिकल एनालिसिस। क्या हुआ इसका केमिकल एनालिसिस, क्या हुआ इसका केमिकल एनालिसिस। अब हम कौन सा करना है जी, इनऑर्गेनिक एनालिसिस। इनऑर्गेनिक एनालिसिस, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस आता है मेनली, अगर आप बता पाए, क्योंकि ऑर्गेनिक में हम मेनली कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह की बातें करते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, इनकी बात नहीं करते, है ना। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। आइए, तो इनऑर्गेनिक एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले क्या चीज लेते हैं, एक टर्म आता है फ्रेश वेट। क्या टर्म आता है, फ्रेश वेट। जैसे कि आप फ्रेश वेट की बात करें तो मान लो मैंगो लेके आया, एक मैंगो है मार्केट से, जैसे मैंगो मिलता है कच्चे वाला, ग्रीन वाला, वो लेके आए, तो वो किस कैटेगरी में जाएगा, फ्रेश वेट, क्योंकि उसके पास क्या क्या होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल, और साथ में H2O। साथ में क्या होगा, H2O, पानी होता है, रस निकलेगा यार, लिक्विड फॉर्म है। तो जब आप वो कच्चे वाला मैंगो लेके आए, रो मैंगो, तो उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और H2O। अब मुझे किसकी बात करनी है, ड्राई वेट की। किसकी बात करनी है, ड्राई वेट। ड्राई वेट में हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ड्राई वेट। अब उस मैंगो को काट के आप धूप में सुखा दो, उस मैंगो को कट करेंगे, धूप में सुखा देंगे, सूखते क्या होगा, उसका पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सारा का सारा निकल जाएगा और वैसे पिसक सा जाएगा, सूख जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें मिलेंगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो चीजें मिलेंगी उनके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसका पकड़ के कंबशन। कंबशन मींस ऑक्सीडेशन। कंबशन याद है,
कंबशन का मतलब होता है जलाना, जलेगी वो चीजें, अब जला देंगे उसको। सुनिए, जब जलता है तो हम किससे रिएक्शन करते हैं? ऑक्सीजन से। और जलता कौन है? ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। हमेशा ऑर्गेनिक मटेरियल ही जलते हैं। तो देखो क्या लिया, फ्रेश वेट। फ्रेश वेट में कौन कौन आए थे? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वाटर। अब वाटर निकालना था, क्या करा? सुखा दिया, तो ड्राई वेट आ गया। ड्राई वेट में कौन कौन आएंगे? ऑर्गेनिक और, अब मैंने उसे जला दिया। क्या किया? जलाने से क्या हुआ? कौन जल गया? ऑर्गेनिक। तो बचा कौन? जो ऐश बचती है, ऐश वेट इज नोन एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मास। क्योंकि मैं एनालिसिस किसकी कर रहा था? इनऑर्गेनिक एनालिसिस। क्या कर रहा था? क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस होता है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है सर, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, वाटर। पहले वाटर निकाल लो, कैसे? सुखा लो। फिर ऑर्गेनिक निकाल लो, कैसे? जला दो, कंबशन कर दो, पकड़ेगे। अब बचा क्या? इनऑर्गेनिक। वो जो ऐश बचती है वो क्या कहलाती है? इनऑर्गेनिक मास। वो इनऑर्गेनिक मास है। तो आपको ड्राई वेट और फ्रेश वेट में क्लियर हुई कहानी कि व्हाट इज ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट। ड्राई वेट में क्या क्या चीजें मिलेंगी? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, और ड्राई वेट में क्या मिलेगा? ऑर्गेनिक और बाद में इनऑर्गेनिक। वो तो ऐश, ऐश मिलेगी। और ऑर्गेनिक सब्सटेंस जले, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन वाले सब्सटेंस जले, एंड ऑर्गेनिक कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। याद करो, ऑर्गेनिक जब सब्सटेंस थे वो जल के किस में कन्वर्ट हो जाते थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, किस किस में आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सुनिए, तो हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं? जैसे कि सोडियम। तो यार ये याद रखना है कि सोडियम हमारे अमाउंट में, आप याद करो सोडियम का सिंबल Na होता है। हमारी बॉडी में जो सोडियम है वो Na की फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में मिलता है? Na+, उसकी आयनिक फॉर्म मिलती है। अरे चार्जेस याद है आपको? Na+। पोटेशियम पे K+, कैल्शियम पे कैल्शियम, मैग्नीशियम पे मैग्नीशियम, वाटर H2O, और कुछ कंपाउंड है जैसे NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, SO4 नेगेटिव, ये सब चीजें मिलती हैं। और ये सब चीजें आपने पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन उठा लिया जाता है। क्या बोलते हैं? अब आते हैं इस टॉपिक पे। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो ये किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक हम रिवीजन ले लेते हैं अब तक की कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक हम प्लांट टिश्यू का एनालिसिस कर रहे थे, एनिमल टिश्यू एनालिसिस कर रहे थे। ग्राइंड किया ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में, फिल्ट्रेट, रिटेंटेट, ये किया। दूसरा ये केमिकल एनालिसिस था। जो सेकेंड एनालिसिस होता है वो कौन सा होता है मेरे लिए? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मैं इनऑर्गेनिक मास को लेता हूं और मुझे पता चला कि इनऑर्गेनिक मास में सोडियम Na+ में मिल रहा है, पोटेशियम है वो K+ मिल रहा है। तो डिफरेंट टाइप के वहां पे मॉलिक्यूल्स मुझे देखने को मिले। डन। अब हम आगे यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये क्या होते हैं? आइए देखते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कंपाउंड डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। मतलब ऐसे कंपाउंड जो आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। जैसे सर समझते हैं इसे, फॉर एग्जांपल फॉर स्टडी आपने पढ़ना है तो पेन डायरेक्टली इन्वॉल्व है या पैसिवली? डायरेक्टली, क्योंकि उसके बिना तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे। सोल्व कैसे करोगे फिजिक्स, है ना? एसी पैसिव है सर। हाँ अगर हुआ बढ़िया है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट पढ़ाई में नहीं है, डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आईज डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट, इसके बिना तो पढ़ ही नहीं पाएंगे। नोटबुक, अच्छा चेयर पैसिव है, उसके बिना पढ़ सकते हो कि नहीं? बस सीधी सी बात है कि उसके बिना ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता।
तो देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट कंपाउंड डायरेक्ट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, प्रेजेंट इन वाइड वैरायटी ऑफ, मतलब सिमिलर इन ऑल, सभी में सेम मिलते हैं। जैसे कि एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कि आपको ग्रोथ करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं है सर। प्रोटीन की ऐसा हो सकता है कि आपको है और आपको नहीं है, सभी को है। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं मेरे लिए? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी। अब आती है बात किसकी? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म हमारा, कंपाउंड नॉट इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 0। ज्यादा नहीं मिलते, ज्यादा नहीं मिलते। क्या है कि कंपाउंड डज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इतनी गेम है। अब समझिए, जैसे कि आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं आपको अभी बताऊं, दैट इज भांग, या वो धतूरा देखा आपने? धतूरा देखा आपने? वो प्लांट देखा जिसको हम कट करते हैं, उसके वो फ्लावर में से मिल्क निकलता है, दूध निकलने लग जाता है उसमें, है ना? तो आप एक चीज देखना कि जो ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो घास खाते हैं, जैसे बकरी होगी, गाय होगी, आप इनको फील्ड में छोड़ोगे ना, तो ये पूरी घास वगैरह खा जाएंगे, लेकिन उस प्लांट को टच भी नहीं करेंगे, उसको टच नहीं करेंगे। क्यों? भांग के पौधे को देख के अगर गाय या बकरी या दूर हट जाएगी, खाएगी ही नहीं उसको। क्यों नहीं खाएगी? क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने इसे खाया तो मुझे क्या हो जाएगा? नशा, डिजीनेस आएगी, है ना? मेरे को भाई मर भी सकती हूँ अगर ओवरडोज हो गई तो प्लांट ऐसे केमिकल्स बनाता है। जैसे आप जितने भी केमिकल ड्रग्स देखते हैं, जितने भी ड्रग्स देखते हैं, जैसे कैफीन हो गया, कोकेन हो गया, ये सब कौन बनाता है? प्लांट्स। तो प्लांट्स ऐसे नशीली चीजें क्यों बनाने लगे? अपनी प्रोटेक्शन के लिए। वेरी गुड। प्रोटेक्शन क्यों? क्योंकि देखो, आपको कोई अगर थ्रेट है तो आप भाग जाओगे, क्योंकि आपके पास मूवमेंट, लोकोमोशन है, आप भाग लोगे। पैर है ना आपके पास, आप भाग सकते हो, लेकिन प्लांट भाग सकता है? नहीं। तो उसे क्या करना पड़ेगा? आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ केमिकल्स बनाने पड़ेंगे। वो अच्छा, क्या वो केमिकल उसकी डायरेक्टली ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है क्या? नहीं, वो सिर्फ सेफ्टी पर्पस के लिए है। तो इसीलिए हम उसको किस में डालते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। जैसे कि आप यहां पे देखिए, एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन और कोडीन। कोडीन टर्म सुना आपने? कोडीन ड्रग्स होती है कोडीन। आपने वो सुना पहले के टाइम पे कफ सिरप आता, कोरेक्स, उसमें कोडीन तो थी, जिसकी वजह से नशा होता था। वो मेडिसिन में डाल के दिया, लोगों ने पीना शुरू कर दिया, खांसी भी ठीक, मजा आ गया। देखो, ये टेबल आपको याद करनी है। क्या लिखा? आपकी जीजू की कसम भाई साहब, आपको ये याद होने चाहिए किसी भी हाल में, परमानेंट। अब मैं करवाता हूं कुछ। जैसे पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? कैरेटिनोइड्स, एंथ्रोसाइन, एल्केलॉइड्स। ये एल्केलॉइड्स मेनली ड्रग्स होते हैं। जितने भी आप ड्रग्स देखते हैं ना, वो सारे के सारे मेनली एल्केलॉइड्स होते हैं, ड्रग्स। इनमें मोर्फिन, कोडीन। मोर्फिन, मोर्फिन बहुत अच्छा पेन किलर है, बहुत अच्छा। जब किसी भी पेन किलर से आराम नहीं आ रहा होता ना, तो क्या लगती है? मोर्फिन। मोर्फिन का इंजेक्शन लगता है। जैसे किसी का हाथ कट गया, वो तो ना अनबियरेबल नहीं, वो एनेस्थीसिया, उसमें मोर्फिन नहीं, सुनने। मोर्फिन पेन किलर की तरह। मोर्फिन अगर आप कंज्यूम भी करोगे तो नशा हो जाता है उससे। जैसे आपने वो नाम सुना होगा यार, ट्रेमाडोल। सुना नाम कभी? ट्रेमाडोल नहीं? अब यहाँ टर्पिनोइड्स में मोनोटर्पिन्स, डायटर्पिन्स आते हैं। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल। टॉक्सिन्स में एब्रिन और रिसिन। ये याद रखना कि कुछ टॉक्सिन्स भी हैं कि अगर आप प्लांट का वो आपने कंज्यूम कर लिया, मरोगे भाई साहब। एब्रिन और रिसिन। ड्रग्स, ड्रग्स की बात करें तो विनब्लास्टिन, कैंसर, कैंसर ठीक करती है ड्रग्स, विनब्लास्टिन। हाँ जी, क्योर करती है उसे। अगला क्या है? करक्यूमिन। करक्यूमिन नाम सुना?
ये एक्टिव सब्सटेंस है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, किसमें? हल्दी में। बोलते हैं ना कि हल्दी से जो आपके अगर चोट लगी कुछ करे तो दूध में हल्दी डालिए, घोल के पी लीजिए। वहां पे कौन सा केमिकल काम करता है? एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन है? करक्यूमिन। कौन है? करक्यूमिन। और आप देखो जब आप क्वेश्चंस लगाने लगेंगे तो इस पे कोई ईयर नहीं गया जब क्वेश्चन आंसर मैच द फॉलोइंग आती है, लिख देंगे ड्रग्स, यहां लिख देंगे विनब्लास्टिन, ढूंढो कौन किसका एग्जांपल है। तो ये टेबल आपको याद करना है, हो जाएगा काम, टेबल वाला काम हो जाएगा। चलिए आगे। आइए, तो अब हम बात करने वाले हैं एक एक करके कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, ये वो ऐसे वैसे कैसे कैसे सब के बारे में। ठीक है, आइए। तो अमाइनो एसिड दैट इज प्रेजेंट इन एसिड सोल्यूबल पूल। अमाइनो एसिड एसिड सोल्यूबल पूल में मिलते हैं। मेनली कहां मिलेंगे? फिल्ट्रेट में या रिटेंटेट में? फिल्ट्रेट में। कहां मिलेंगे? फिल्ट्रेट में मिलेंगे सर। कहां मिलेंगे? फिल्ट्रेट में मिलेंगे। अब अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड, अब देखो मैं आपको लेके चलता हूं बोर्ड में, वहां समझते हैं इन अमाइनो एसिड्स को। देखो अमाइनो एसिड, अमाइनो और एसिड, इनको अमाइनो एसिड क्यों बोला जाता है? अमाइनो, अमाइन किसके लिए? अमोनिया से बना अमाइन, याद करो, भूल जाया करो 10th वाले तो, है ना, 10th में जितना पढ़ गए डिलीट बटन भूल जाओ। अमाइन, अमोनिया से, अमोनिया का फॉर्मूला NH3, अमाइन का फॉर्मूला NH2। तो अमाइनो एसिड मींस इसमें अमाइन ग्रुप मिलेगा। एसिड, एसिड मींस कौन सा एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड? और कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? COOH। यही था ना फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो वो कह रहा है अमाइनो एसिड वो है, देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती है टोटल? 4। तो एक तरफ तो जुड़ा होगा एसिड, एक तरफ जुड़ा होगा अमाइन, और एक तरफ देखो 4 पूरी करनी है। अमाइनो एसिड मतलब सर इसमें अमाइन ग्रुप होगा, एसिडिक ग्रुप होगा, एक वैलेंसी कौन कंप्लीट करता है? हाइड्रोजन, और एक वैलेंसी कौन कंप्लीट करता है? आर ग्रुप। मींस हर एक में ये आर ग्रुप चेंज होता है, ये तीनों सेम रहते हैं, तो नाम अलग अलग आएंगे। जैसे अमाइनो एसिड के कई नाम है, मिथियोनिन, ग्लाइसिन, उनमें सब में ये सब सेम रहने वाले हैं। कौन चेंज होगा? आर ग्रुप। इसकी जगह कुछ कुछ मॉलिक्यूल आके जुड़ेंगे तो नाम चेंज हो जाते हैं। अमाइनो एसिड दैट इज अमाइनो एसिड, क्या है? अमाइनो एसिड, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया? अमाइनो एसिड। क्या नाम दिया गया? क्या नाम दिया गया? अमाइनो एसिड। दोबारा देखिए अमाइनो एसिड, एक बार दोबारा देखिए। अमाइनो एसिड, कार्बन, ऊपर कौन सा ग्रुप? नीचे, इधर इधर NH2। ठीक है, अब सुनो, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया R1, आर ग्रुप का नाम क्या रख दिया? R1। एक और अमाइनो एसिड ले लो, कार्बन, ऊपर कौन सा? R2, ये COH, NH2 और नीचे H, हाइड्रोजन। डन है सर? अब सुनो, NH2 को थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, H2N। अब सुनो, इन दोनों को जोड़ना है तो क्या चीज निकलने वाली है? वाटर। तो इधर से OH, क्योंकि मुझे OH निकालना है ना, OH और H, तो इधर से क्या निकलेगा? और इधर से निकलेगा एक हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है यहां पे? कितने निकल जाएंगे? एक। तो मैं H2 को ऐसे कर देता हूं, ये लो, ऐसे लिख लेता हूं इसको, NH2 को NH और एक साथ में क्या लिख लिया? तो ये लो जी, ये निकल गए बाहर, H2O बाहर, तो बनेगा क्या? वो देखिए,
NH2 ये यू का यू, C ऊपर क्या आया, नीचे आया, ये क्या आया, C डबल बॉन्ड O, साथ में मतलब NH C COO, नीचे ऊपर क्या आया R2। ये आपस में जुड़ गए। कौन जुड़े आपस में, अमाइनो एसिड। कौन जुड़े आपस में, और ऐसे ये अमाइनो एसिड जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे आपस में, और अमाइनो एसिड जुड़ के ये क्या बना लेते हैं, प्रोटीन। क्या बना लेते हैं, इसीलिए जब आप प्रोटीन की डाइजेशन करते थे, मींस प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते थे, तो क्या बनता था, अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड से। किससे मिलके बने हुए हैं, तो अमाइनो एसिड किससे प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है भाई साहब। अगर आप प्रोटीन की स्टडी करना चाहते हैं तो किसको पढ़ना होगा। अब आपको अमाइनो एसिड समझ में आया। ये जो बॉन्ड क्रिएट होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब सुनो एक चीज, इसीलिए इसको प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम था उसका नाम था पेप्सिन। एक जैसे आते हैं सारे के सारे, पेप्सिन था ना, क्योंकि पेप्सिन कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है, पेप्टाइड बॉन्ड को। ये सारे नाम एक जैसे लिखेंगे, आपको देखना तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इनमें। प्रोटीन, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्सिन, सब सेम सेम दिखेंगे, सब पी 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 पी। क्या बोलते, चल सकते हैं आगे। अच्छा, मान लो ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, ये एक अमाइनो एसिड, मैं अब एबीसी लिख रहा हूं। इन तीनों को जोड़ने के लिए कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 2। 3 को जोड़ने के लिए कितने बनेंगे, 4 को जोड़ने के लिए, 10 को जोड़ने के लिए 9, 12 को जोड़ने के लिए, 1000 को जोड़ने के लिए। ये पेपर क्वेश्चन आता है, सिंपल है। क्यों सर, 20 को जोड़ने के लिए एक कम होगा। तो आ जाओ, वापस से चलते हैं। लो जी, अमाइनो एसिड्स, वेरिएबल, आर ग्रुप। अब पढ़िए, देयर आर 100 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इन, बट ओनली 20 आर प्रोटोजेनिक। मीन्स बहुत सारे अमाइनो एसिड हमें मिलते हैं, लेकिन क्या सभी प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं क्या, चेन में नहीं। कितने इन्वॉल्व होते हैं, ओनली 20। कितने इन्वॉल्व होते हैं, सिर्फ 20 ही है। इससे देख लो हमारे इतने सारे प्रोटीन बन जाते हैं। सर ये 20 से इतने सारे प्रोटीन कैसे बनेंगे, देखो मान लो मैंने इनको नंबरिंग कर दी, क्या 1 2 3 4 5 6 6 6 20 तक। अब इनकी सीक्वेंस से प्रोटीन चेंज हो जाते हैं। कैसे, अगर ये ऐसा हुआ ना 2 1 3 4 5 6, तो ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन हो गया। अगर 3 पहले आ गया, 3 1 2 4 5 6 तो ये डिफरेंट टाइप का प्रोटीन हो गया। ऐसे इनके कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं कि पहले 1 आ गया, फिर 2 3 आ गया, 4 तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। अगर इतने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसीलिए हमारे पास कितने टाइप के अमाइनो एसिड है, 100 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। लेकिन प्रोटोजेनिक कितने हैं, 20। ये क्वेश्चन याद रखना, फंसा लेगा वो आपको। अगर आपसे पूछे कि कितने टाइप के अमाइनो, वो बहुत सारे हैं जी, 100 हो, उसमें से प्रोटोजेनिक 20 है जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर, क्लियर यहां तक की गई। यहां आते हैं अभी कि ये क्या है, तो सबसे पहले इसे याद कीजिए। तो ये कुछ आपकी एनसीईआरटी में मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, जैसे कि देखो बाकी सब कुछ सेम है, किसमें डिफरेंस है, आर ग्रुप में। किसमें डिफरेंस है, अच्छा अगर सिंपल हाइड्रोजन ही आ गया आर की जगह, तो क्या नाम आएगा, ग्लाइसिन। क्या नेम आएगा, मतलब ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, क्योंकि आर ग्रुप की जगह क्या आया हुआ है, हाइड्रोजन, दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बाद एलानिन। एलानिन क्या नाम है, एलानिन। एलानिन में क्या आता है, CH3, दैट इज मिथाइल ग्रुप।
अब जोन से बच्चों ने 4th चैप्टर क्लास 10th का भूल गए, रिवाइज कर लेना, सब आने वाला वापस से, सारे ग्रुप आएंगे। अगला कौन सा है? सेरीन। सेरीन में क्या है? ये क्या चीज है? नाम बताना। CH2OH। अरे नाम बताओ। मिथेनॉल। वेरी गुड। सेरीन CH2OH, दैट इज मिथेनॉल। तो सेरीन नाम की एक लड़की थी जिसने क्या पी लिया था? मिथेनॉल। अमाइनो एसिड आ जाएगा। अब सुनिए यहाँ पे, देयर आर 2 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड के मैं 2 टाइप में बांटा। कौन कौन से? असेंशियल और असेंशियल मींस जिन्हें जो आप खाओगे, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, मींस वो चीज आपकी बॉडी प्रोड्यूस, इसलिए आप असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। मतलब वो आपको बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे, बाहर से कंज्यूम करने पड़ेंगे। नॉन एसेंशियल कि मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो बॉडी हमारी खुद प्रोड्यूस कर लेती है। जैसे आप सिंपल सी मानो यार, मेरी एक शूज की शॉप है बड़ी सी, तो शूज मेरे लिए एसेंशियल आइटम है या नॉन एसेंशियल? क्योंकि मेरे दुकान है, बाहर से क्यों ही होगा। तो वो चीजें एसेंशियल जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जो आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और नॉन एसेंशियल कौन से? जो बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है। आइए, तो एसेंशियल बॉडी नॉट फॉर्म और नॉन एसेंशियल में बॉडी फॉर्म कर लेगी। तो एसेंशियल वाले दे मस्ट बी प्रेजेंट इन डाइट। आपकी डाइट में ये वाले अमीनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए। तो ये कितने टाइप के अमीनो एसिड है जो एसेंशियल है? 9। देखो हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड्स है जो कि प्रोटोजेनिक है, जो हमारी प्रोटीन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उन्हीं से बनते हैं। तो उसमें से कुछ एसेंशियल है और कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ इनमें से कौन से एसेंशियल है और कौन से। अब 20 के 20 याद करने पड़ते हैं, तो हम क्या करेंगे? एसेंशियल वाले याद कर लेंगे, बाकी बचे हुए नॉन एसेंशियल वो अलग हो गए। ये 9 है, वो 11 बचे, 20 थे ना, ये 9 वो 11, तो मैं 9 याद कर लेता हूं। 9 याद कर लेंगे, वो बचे हुए कितने? 11 हाथ में आ जाएगा। तो आइए याद कैसे करना है, इन्हें याद कैसे करना है, ये देख रहे हो भाई साहब, इनकी मदद से आप इसे याद कर पाएंगे। एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। तो प्लीज जैसे जैसे मैं आपको बोलूंगा वैसे वैसे आप पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा। बहुत अच्छा न्यूमोनिक्स है, आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि न्यूमोनिक्स से हम इन चीजों को याद कर लेंगे, बिल्कुल मेमोराइज कर लेंगे। प्लीज जैसे सुर लगाए जाए वैसे ही सुर लगाइए, क्योंकि जो सुर नहीं लगाता वो क्या बन जाएगा? याद नहीं होंगे भाई साहब। अगर आप याद करना चाहते हैं तो साथ में सुर लगाइए जी, हाथ जोड़िए, इज्जत करनी पड़ेगी भाई साहब, बिना उसके नहीं बनेगी बात। आइए क्या लिखा पढ़िए जरा, महागणपतये नमः। क्या है? तो पहले भगवान को याद कर ले। आइए, नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन। भाई सब मंत्र रेडी है आपके लिए। क्या है? स्टार्टिंग से पढ़िए, ओम महागणपतये नमः, नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन। पढ़िए, सुर लगाइए बिल्कुल एक्यूरेट। क्या? नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन। मर के बोलते हैं, नमो ल्यूसिन नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफैनम। जाने दो, लंबा जाने दो। दोबारा से, नमो ल्यूसिन नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफैनम। दोबारा से, दोबारा से, ऊपर से, ओम महागणपतये नमः, नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफैनम। थोड़ा स्पीड में चलेगा, मर मर के नहीं गाएंगे हम। क्या? ओम महागणपतये नमः, नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन। दोबारा से, नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफैनम। दोबारा से, नमो ल्यूसिन नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन ट्रिप्टोफैनम। 2
दोबारा से, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, दोबारा आएगा, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, दोबारा से, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, दोबारा से, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, दोबारा से, ओम महागणपते नमः, नमो ल्यूसिन, नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैनम, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, क्या, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, दोबारा, मिथ्योनिन, क्या लिखा, नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो, मिथ्योनिन नमो, मिथ्योनिन नमो, अरे मिथ्योनिन नमो, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, क्या, मिथ्योनिन नमो, मिथ्योनिन नमो, मिथ्योनिन नमो, ओम महागणपते नमः, नमो ल्यूसिन, नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैनम, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, वैलिन, थ्योरिन, हिस्टडीन, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो, मिथ्योनिन नमो, अरे मिथ्योनिन नमो, अरे मिथ्योनिन नमो, आप सुनाएंगे जल्दी से, ओम, मिथुनिन नमो। जो सभी बच्चा नीट 2026 दे के आया उससे पूछिएगा कि ये न्यूमोनिक्स उनके लिए कितने हेल्पफुल थे। सर इन्हें मंत्र की फॉर्म में क्यों बनाया, क्योंकि मंत्र की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है वो आपके माइंड में सेट होगी, है ना। आप दूसरे न्यूमोनिक्स देखेंगे कहीं पर भी, पूरे यूट्यूब चैनल खोल मारिए, मंत्र वाले नहीं मिलेंगे भाई साहब। मंत्र की एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके माइंड में सेट होती है। ये प्रॉपर मंत्र बनाया गया, टाइम लगा इस पे बनाने में। आप देखिए, आप बोल रहे हैं तो लग रहा है ना मंत्र है पूरा का पूरा, किसी को ऐसा तो नहीं लगा। तो एक बार दोबारा बोलेंगे, दोबारा से आइए, नमो लाइसिन, वैलिन, थ्योरिन, मिथुनिन नमो, अरे मिथुनिन नमो, अरे मिथुनिन नमो। अब देखिए यहां पे कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं। सबसे पहला कौन है, ल्यूसिन, लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैनम, वैलिन, थ्योरिन, मिथ्योनिन और फिनाइलएलानिन। 9 हो गए कंप्लीट। 9 अमीनो एसिड जो एसेंशियल वाले थे आपके हाथ में आ गए, और इनको छोड़ के जितने भी हैं नॉन एसेंशियल। इसको छोड़ के जितने भी हैं सभी के सभी नॉन एसेंशियल में डाल दिए। तो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में ये आपके लिए है। लेकिन एक बात है, यहां से शुरू मत करना, इनको बोलना है ना। उसके बाद जब मैंने बनाया फिर उसके बाद मैंने लिख दिया था। भगवान को याद कर लेना चाहिए कभी कभी, कभी तो काम आए, है कि नहीं भाई साहब। वैसे तो काम आते नहीं। हम बोलते जी भगवान जी वह पास करवा दो, कह रहे बेटे मंत्र याद मत करो, पास में नंबर आ जाए पूरे, है ना। हाँ देखो, ओम नमः शिवाय बोलने से पास हो गया ना हो पता नहीं। ये अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया एसेंशियल नॉन एसेंशियल, गलत नहीं करवाएगा ये वाला। आगे कौन से अमीनो एसिड, कौन से, तो एसिडिक अमीनो एसिड याद करने का तरीका, एजी एसिडिक है हमारे। जैसे एक लड़की से पूछा गया भाई आपके पति कैसे हैं, तो कहती एजी एसिडिक है हमारे। आपने सुना होगा ना, जैसे जो पति को बुलाते हैं एजी सुनते हो, तो ये एजी कैसे है, एसिडिक है। एजी एसिडिक है हमारे। तो एजी, एजी कौन, ए से अस्पार्टिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड। ये ऐसे ऐसे अमीनो एसिड है जो कि कैसे है, एसिडिक। अच्छा, इनका नाम कहीं पे एसेंशियल में आया नहीं, तो ये कैसे है, नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल है। तो एजी एसिडिक है हमारे, एजी। तो बेसिक अमीनो एसिड कौन कौन है, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टडीन। कौन कौन से, लाइसिन,
हिस्टाडीन। ये तीनों कैसे हैं? बेसिक अमाइनो एसिड है, याद करने पड़ेंगे। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडीन। लाइसिन हमारा था, यस सर। आर्जिनिन, हिस्टाडीन, यस। वैलिन, हिस्टाडीन, क्या? वैलिन। अच्छा, अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब ये एरोमेटिक टर्म क्या होती है तो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मतलब रिंग वाले हैं, आप समझो एक बार, रिंग वाले अमाइनो एसिड हैं। कौन कौन से? फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन। फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन। आप बताइए, बोलिए, आप बोलिए। अच्छा, मंत्र याद है? मंत्र याद है? सुनाना। ओम महागणपते वैलिन हिस्टाडिन मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो, बोलिए, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, अरे मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, नमो ल्यूसिन, नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैनम, वैलिन हिस्टाडिन, मिथ्योनिन नमो फिनाइल एलानिन, मिथ्योनिन नमो। सीधा गाइए, सिंपल सा गाइए, आंसर आ जाएगा कि कौन एसेंशियल, कौन एसिडिक में कौन कौन है? ए जी एसिडिक है हमारे, ए से अस्पार्टिक एसिड, जी से ग्लूटामिक एसिड। सर बेसिक में कौन कौन है? लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टाडिन। अच्छा, एरोमेटिक में कौन कौन है? फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफैन, टाइरोसिन। ये सारे के सारे कैसे हैं? एरोमेटिक है। तो अब इनके आएंगे आपको हाउ अमाइनो एसिड आर सिंथेसाइज्ड। वही बॉन्ड बना के, कौन सा बॉन्ड बनाया? पेप्टाइड बॉन्ड। एंड पेप्टाइड बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, याद है? आयनिक नहीं है ये, कैसा है? कोवलेंट बॉन्ड। तो अब आगे जाके इसके हम स्ट्रक्चर्स करेंगे। तो अभी के लिए आप यहीं तक हम क्लास को रोकते हैं अभी। तो जो आगे का पार्ट होगा वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। तो जो आपको निमोनिक्स सिखाए गए हैं वो निमोनिक्स कीजिएगा। अभी तक हम बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे थे, तो बायोमोलिक्यूल में हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में। टिश्यू को ग्राइंड किया ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड में, फिल्टर कर लिया, रिटेंटेट, फिल्ट्रेट, एसिड इनसोल्यूबल पूल, एसिड सोल्यूबल पूल, यही रहेंगे, है ना? तो फिर इसके बाद हम अमाइनो एसिड पे निकल आए थे। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी दैट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, सेकेंडरी वाले नहीं करते हैं। उनकी आपको मैंने जीजू की कसम दे दी है, आपको वो मेमोरीज पूरा मेमोराइज कर लेना है। डन, कल तक हो जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लगा सकें। हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम अमाइनो एसिड पे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल की आपको ट्रिक दे दी। एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो वो सारे अमाइनो एसिड्स को हमने क्लासिफिकेशन में डाल दिया। और अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते कैसे हैं? वाया पेप्टाइड बॉन्ड। कौन से बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। क्लियर यहां तक की कहानी? तो लास्ट में जाते जाते अब महाराज को याद कर ले हमने, गणपति बप्पा जी, उन्होंने करवा दिया काम। तो एक बारी और दोबारा से, ओम महागणपते। एक मिनट, ये ऐसे मर मर के ओम महागणपते, भाई साहब उनके हाथ में त्रिशूल छाती में डाल देंगे आपके। थोड़ा जोश से, थोड़ा स्पीड में, तोतले तो नहीं है, कुछ तोतला तो नहीं है, हाँ, तो थोड़ा स्पीड में, नहीं तो त्रिशूल आने वाला है छाती में। ओम महागणपते नमो ल्यूसिन, नमो लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैनम, वैलिन, हिस्टाडिन। दो बार था ना, 4 बार थोड़ा रिपीट करेंगे। वैलिन, हिस्टाडिन, मिथ्योनिन नमो
मिथुनिन नमो, अरे 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 मिथुनिन नमो। लेक्चर के हैशटैग में मैंने यही डाल था स्टार्टिंग में, अगर आपने देखा हो तो। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे सबसे नीचे यही लिखता हूँ स्टार्टिंग में, क्या? अरे मिथुनिन नमो। अरे मैं वही कहता हूँ, आप भगवान का यूज क्यों नहीं करते? ये तो बहुत काम आएंगे आपके, सारे के सारे। ये खुद ही युद्ध लड़ेंगे आपका जाके, अगर आप इनको ले लो साथ में। तो गणपति बप्पा फिक्स कर दिया हमने, किसके लिए? असेंशियल नॉन एसेंशियल के लिए। ऐसे बहुत सारे हमारे पास देवी देवता, सबको फिक्स कर देंगे कि आओ भाई साहब आप लड़ लो, है ना। हम तो साइड में बैठ के देखने वाले हैं, वो लड़ेंगे। चलो भाई गणपति बप्पा आप आ जाओ, उनका मंत्र मारना, वो आ जाएंगे, आपका आंसर गलत नहीं करवाएंगे। डन? समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आया होगा, है ना। इसको डिजाइन ऐसे किया गया, लिखे हैं खुद बैठ के नोट्स, डिजाइनिंग ऐसी है कि आपको मेमोरी में बैठे सारा का सारा, क्योंकि पूरा चैप्टर याद होना चाहिए। जब हम आखिरी पेज तक जाएंगे तो फिर वापस से टिश्यू से ही बात करेंगे कि टिश्यू को ग्राइंड किया था। दो मेथड थे, एक केमिकल एनालिसिस और दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एनालिसिस। डन? तो चलिए आप इसे रिवाइज कीजिए, नोट्स साथ के साथ बना लीजिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।